हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज रहने वाली है हमारी हिस्ट्री की क्लास 2। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जान चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं उसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने क्या क्या जाना था उसका हम एक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम से क्लास नहीं आ पा रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, मगर क्लास जहाँ तक पॉसिबल होगा आपके लिए डेली क्लासेस दी जाएगी। 1 से 2 क्लास आपको डेली दी जाएगी, ठीक है। अब हम जानेंगे सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने देखा था इतिहास का अर्थ। इतिहास क्या होता है, किसे बोलते हैं इतिहास? जो घटित हो चुका हो और जिसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़ा हो उसे हम बोलते हैं इतिहास, या ऐसे भी बोल सकते हैं अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। क्लियर। हमने जाना था इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोट्स को कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जो वर्गीकरण था वो देखा था हमने। विल्सन के द्वारा विभाजन किया गया था। कितने प्रकार का विभाजन किया गया था? 3 भाग में इसे बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? जिसके ना तो कोई लिखित प्रमाण मिले थे, प्रमाण ही नहीं मिले तो पढ़ेंगे क्या, और ये अज्ञात काल से स्टार्ट हुआ था, इसका पता ही नहीं है कब से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आगे ऐतिहासिक काल हमने जाना था, इसके लिखित प्रमाण मिले थे मगर हम इन्हें पढ़ नहीं पाए थे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें लिपि मिली थी वो भाव चित्रात्मक थी, उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो ये था हमारा आगे ऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल भी हमने जाना था, इसके हमें लिखित प्रमाण भी मिले थे और ये पढ़े भी गए थे। ये सब हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आगे हमने क्या देखा था? हमने देखा था प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से में वो भी जानते हैं हम। सबसे पहले पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय हमने जाना था अज्ञात काल से 5 लाख BC 10 लाख BC जो भी हो, अज्ञात से लेके 10,000 BC तक ये रहा था। और इसकी जो महत्वपूर्ण खोज थी वो थी आग की खोज। इसके बाद मध्यपाषाण काल था जिसका समय रहा था 100, सॉरी ये गलती से हो गया, 10,000 BC से ये था और 4,000 BC तक ये चला था, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई, किसी कारणवश PPT हम नहीं बना पाए, इस वजह से आज इसी से पढ़ेंगे। इसके बाद ट्राई करेंगे PPT से ही पढ़ें। इसका समय जो था 10,000 BC से 400 BC तक रहा था। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था पशुपालन। इसके बाद नवपाषाण काल के बारे में हमने जाना था, 4,000 BC से 2,500 BC तक ये रहा था। इसमें कृषि प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमने जाना था BC और AD के बारे में, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ये हमने जाना था BC होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व घटित जो घटनाएं हैं उन्हें हम BC कहते हैं। ये उल्टे चलते हैं। अगर अभी हो रहा है सपोज दैट 2024, तो अगर BC की बात करते तो नेक्स्ट ईयर जो आता 2023 आता। अभी AD चल रहा है तो 2025 आएगा, इसे ही बोलते हैं हम AD। AD एनो डोमिनी होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद से ये स्टार्ट हुआ था। इसे ईसवी भी कहते हैं, जैसे अभी 2024 ईसवी चल रहा है, ठीक है। तो ये AD होता है। समझ गए होंगे आप AD और BC। BC ईसा के जन्म से पहले की थी जो उल्टी चलती थी, और जो हमारा AD है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद माना जाता है, और ये क्रमबद्ध तरीके से आगे की तरफ चलता है, ठीक है। क्लियर। ये हमने पिछली वीडियो में भी जाना था। आगे हमने क्या देखा था? हमने देखा था आगे ऐतिहासिक काल में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय 2500 BC से 1750 BC रहा था। BC आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद वैदिक सभ्यता हमें जानना है, इसमें ऋग वैदिक काल हमें पढ़ना है। 1500 BC से 1000 BC तक ये चला था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक चला था। इसमें जो हुआ था लोहे की खोज हो गई थी, ठीक है। ऐतिहासिक काल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी हमने जाना था। प्राचीन भारत हमें देखना है, 600 BC से 712 AD तक प्राचीन भारत चला था। मध्यकालीन भारत हमें देखना है, 712 जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा सिंध पर, सिंध के राजा दाहिर के ऊपर, और 1707 जब अलाउद्दीन की
सॉरी अलाउद्दीन नहीं, औरंगजेब की मृत्यु होगी, तब तक मध्यकालीन भारत हम वहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत हम स्टार्ट कर देंगे 1707 से 1964। ये 1707 से हम क्यों स्टार्ट कर रहे थे, आप लोग बोलेंगे मुगल काल तो 1857 तक चला था, मगर जो था 1707 है। औरंगजेब ही एक ऐसा एकमात्र शासक था जो अंतिम सबसे पावरफुल था। इसके बाद जो भी शासक आए थे मुगल के, वो अयोग्य थे, उन्हें शासन करने का इतना अनुभव और ज्ञान कुछ नहीं था। इस वजह से मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था। तो वहीं से मध्यकालीन भारत समाप्त होने लगता है धीरे धीरे। वैसे अंतिम शासक जो रहेगा वो 1857 तक रहेगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत पर कब्जा हो जाएगा, मुगल सत्ता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी 1857 की क्रांति के बाद। उसके बाद हम थोड़ा बहुत आधुनिक विश्व भी देखेंगे, 14वीं शताब्दी से 1950 AD तक, ये सब देखने वाले हैं। महाजनपद काल हम देखेंगे, मगध साम्राज्य देखेंगे, मौर्य साम्राज्य देखेंगे, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, ये सारे कुछ हम जानेंगे अपनी हिस्ट्री में। फिलहाल आज जो हम स्टार्ट करेंगे मानव विकास से स्टार्ट करेंगे। मानव विकास भी हमने शायद पिछली वीडियो में देख लिया है। हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री आदि मानव से आज हम देखेंगे मानव का विकास क्रम, किस तरह से मानव का विकास हुआ था, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। आदि मानव मतलब आदि, आपने सुना होगा, कहते हैं आदि और अंत। आदि का मतलब होता है शुरुआत और मानव का मतलब मानव। मतलब आदि मानव मीन्स होता है शुरुआती मानव, जो सबसे प्रारंभिक मानव था, सबसे पहले जो आया था उसे कहते हैं आदि मानव। होमोनिड्स एक प्रजाति थी जिससे ह्यूमंस और एपेक्स का, इन दोनों का विकास हुआ था। एपेक्स में आते हैं बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, और एक होती है ह्यूमंस जो कि हम लोग हैं। और ह्यूमंस की भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, वो हम नीचे नीचे आगे आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे सारी कुछ जानते चलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले मानव की। सबसे पहले जो मानव की बात करें तो माना जाता है सबसे पहला जो मानव था वो अफ्रीका में पाया गया था, अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ के जंगलों में। और इसका साइंटिफिक जो नाम था वो था रामापिथेकस। अफ्रीका में ही हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था प्राप्त हुआ था, उसकी जानकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रामापिथेकस जो था आधा झुककर चलने वाला मानव था। आपने देखा होगा प्राचीन जो NCERT की बुक्स हैं उनमें आपने देखा होगा मनुष्य जो था बंदर की तरह आधा झुककर चल रहा था, वो था, यही वाला मानव था वो रामापिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो ये था पहला मानव जो सीधा चलता था। रामापिथेकस आधा झुक के चलता था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था सीधा चलता था, सीधा बिल्कुल खड़ा होकर, जिस तरह से अभी हम लोग चलते हैं। ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका से मानव जो था वो चला, भटका और पहुंचा हिंद महासागर में। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि जब अफ्रीका में था तो अफ्रीका में ही रह लेता, हिंद महासागर जाने की क्या ज़रूरत थी। अब देखिए प्राचीन काल जो था उसमें जीवन आसान नहीं था। आज के समय पे आप एक ही स्थान पर पूरा जीवन काट सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहीं उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे खाने के लिए आप फसल भी वहीं कर सकते हैं, पीने के लिए जल भी उपलब्ध है, बहुत सारी जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो हम अपनी एक ही स्थान पे आज के समय में प्राप्त कर लेते हैं। मगर उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था मनुष्य जो था। मनुष्य ही क्या, और भी जो प्रजातियाँ थीं, बहुत सारे जो जानवर थे या जीव जंतु थे, वो सारे लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो एक जगह पर जब संसाधन ख़त्म हो जाते थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम मान लीजिए जैसे अफ्रीका में ये रह रहे थे, वहाँ जिस जगह रह रहे थे वहाँ पे नदियाँ सूख गई, बरसाती नदियाँ होंगी तो वो सूख गई होंगी, तो ये पानी की तलाश में निकल गए होंगे। या वहाँ पे फसल, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उस हिसाब से वहाँ पे फसल नहीं हो पा रही होगी गर्मियों के मौसम में, ये वहाँ से हटे होंगे दूसरी जगह खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, जानवरों की तलाश में। तो इस प्रकार से एक जगह से ये दूसरी जगह जाते रहे। हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पे जो मानव पाया गया था वो था जावा मानव और होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस बोला जाता है, होमो इरेक्टस जो है मानव जो था वो सबसे ज़्यादा उन्नत, सबसे उन्नतशील मानव था, सबसे ज़्यादा विकसित मानव यही होता अगर ये आज के टाइम तक सर्वाइव कर जाता। क्यों इसी के टाइम पे ऐसा था, उस टाइम पे होमो इरेक्टस जो था सर्वाइव नहीं कर पाया। कोई भी कारण रह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जानवरों के द्वारा कुछ भी हो सकता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाए।
इन्होंने आँख की खोज की थी, होमो इरेक्टस ने। अब आँख की खोज आप सोच रहे होंगे, आप सोचिए आँख की खोज कैसे की होगी उस टाइम पे। बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि मानी जाएगी, होमो इरेक्टस के द्वारा की गई थी, मगर होमो इरेक्टस जो था सर्वाइव नहीं कर पाया, इसका अंत हो गया उसी टाइम। आँख की खोज होमो इरेक्टस के द्वारा की गई थी। कैसे की होगी उन्होंने, कि कभी आपस में पत्थर लड़ गए होंगे, या ये कुछ कर रहे होंगे, औजार बना रहे होंगे, आपस में पत्थर लड़ गए होंगे। उसके बाद जंगल में चिंगारी लगी होगी, आग लग गई होगी, बहुत सारे जो होमो इरेक्टस के मानव होंगे वो जल भी गए होंगे, उसमें जानवर भी जले होंगे, जंगल भी जले होंगे, वहाँ से ये भागे होंगे जान बचा के, बहुत सारा हुआ होगा। इन्होंने ही फिलहाल इसकी खोज की थी, इस तरह से आग की खोज हुई थी। इसके बाद बात करें हिंद महासागर के बाद चाइना में जो मानव पाया गया था वो था पैकिंग मानव। पैकिंग मानव के बाद बात करें जो था पैकिंग मानव के बाद जर्मनी में मानव पाया गया था वो था निएंडरथल। इसके बाद फ्रांस की बात करें तो क्रो-मैग्नॉफ, जो हमारे सबसे करीबी हैं, ठीक है, क्रो-मैग्नॉफ जो हैं वो हमारे सबसे करीबी हैं। इसके बाद पामीर के पठार से आधुनिक मानव पाया गया जिसमें होमो सैपियंस, होमो एक फैमिली है, सैपियंस हम लोग हैं आज के, ठीक है। तो ऐसे करके मानव विकास हुआ है, होमो सैपियंस। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे, क्या देखेंगे हम। हाँ, एक चीज़ रह गई, लैमार्कवाद और डार्विन, इनके सिद्धांत हम अभी जानने को रह गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डार्विन के बारे में, उसके बाद हम लैमार्कवाद की ओर चलेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था होमो इरेक्टस जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाया था। इसी के टाइम पर, इसी को ध्यान में रखते हुए डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, योग्यतम की उत्तरजीविता। अब योग्यतम की उत्तरजीविता क्या थी, जो योग्य होगा वही राज करेगा, ये डार्विन का सिद्धांत है। जैसे होमो इरेक्टस अगर सर्वाइव कर जाता तो आज के टाइम में हमसे भी बुद्धिमान होमो इरेक्टस होता, मगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया, हम सर्वाइव कर गए। तो आज के टाइम पे पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जो जीव जंतु में है मनुष्य ही है। और किसी प्लेनेट पर, किसी गैलेक्सी में, किसी ब्रह्मांड में हो सकता है हमसे भी बुद्धिमान व्यक्ति पाए जाते हों, मगर अभी तक उन्हें खोजा नहीं गया है। खोज लिया जाएगा तो हम कह सकते हैं। फिलहाल अभी तक जो भी खोजें हुई हैं उसमें मनुष्य जो है, ह्यूमन्स है, होमो सैपियंस जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं चिंपैंजी भी बुद्धिमान होता है, मगर ह्यूमन से ज़्यादा ये नहीं होता है। तो ये था डार्विन का सिद्धांत, जो योग्य है वही शासन करेगा, उसी की उत्तरजीविता रहेगी। और वहीं पे आता है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग और अनुप्रयोग से विकास होता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी क्यों होती है, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है? कभी आज से कई हज़ार सालों, करोड़ों वर्ष पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती होगी, मगर वो था जो पेड़ पर टहनियाँ तोड़ने के लिए अपनी गर्दन जो था ऊपर करता था। धीरे धीरे कई सालों बाद, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 1000 पीढ़ियों के बाद उसकी गर्दन जो थी लंबी होने लगी। ड्राइंग बहुत ख़राब है, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप शब्दों को समझिए। उसकी गर्दन जो थी लंबी होने लगी। ऐसे ही हो सकता है बहुत करोड़ों साल पहले की बात हो, तब उसकी गर्दन छोटी होती होगी। अब धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी गर्दन बहुत लंबी होगी, पहले नॉर्मल होती होगी, ऐसा लैमार्क मानते हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया था सांप का। कहते हैं पहले सांप के पैर हुआ करते थे, मगर सांप अपने पैरों का प्रयोग बहुत कम किया करता था। झाड़ियों वाड़ियों में जाता तो सांप अपने पैरों का प्रयोग ही नहीं करता था, केवल रेंगता था, ऐसे ही सरक जाता था, पैरों का प्रयोग कम करता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके इसके पैर भी गायब हो गए। मगर ये सिद्धांत बहुत सारे हिस्टोरियनों के द्वारा नहीं माना गया। वो कहते हैं जैसे आप पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई अगर बहुत ही विद्वान व्यक्ति है तो उसके बच्चे विद्वान ही होने चाहिए, उसका ज्ञान की में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, मगर ऐसा आज के टाइम पे तो नहीं देखने को मिलता है। तो ये बहुत मानते हैं, बहुत वैज्ञानिक और हिस्टोरियन नहीं मानते हैं। ये था लैमार्क और डार्विन का सिद्धांत। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम। थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है, और इससे पहले मैंने बताया था विल्सन, इन दोनों ने इस पे काम किया है। तो थॉमसन और विल्सन दोनों का नाम इसमें आता है।
प्रागैतिहासिक काल हमने जाना था पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 में डिवाइड है। सबसे पहले पुरापाषाण काल को जानते हैं। देखिए पुरापाषाण काल की बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, पाषाण का अर्थ क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पाषाण काल का जो सबसे पहले अध्ययन किया था 1863 में, ये हिस्टोरियन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है, इन्होंने इसका अध्ययन किया था 1863 में। पत्थर का प्रयोग होने लगा था यहाँ पे, शिकार का अल्प ज्ञान था मानव को, मानव जो था कच्चा मांस ही खाता था। पत्थर का प्रयोग ये क्यों करते थे, जानवरों को मारने के लिए। जैसे कभी इन्होंने कोई जानवर सामने से हमला किया होगा किसी ने, इन्होंने पत्थर ही उठा के उसके मार दिया होगा, तो ये इन्होंने सोचा अरे इससे ये मर जाएगा, उसके बाद मारने के बाद उसे खाने लगे, कच्चा मांस ही खाते थे। तो ऐसे इन्हें पत्थर से शिकार करने का ज्ञान हुआ होगा, ठीक है। शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाते थे। आग जलाना इन्होंने सीख लिया था। आग जलाना भी ऐसे ही सीखा होगा जैसे मैंने पिछली थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कैसे सीखा होगा। पत्थर से पत्थर टकरा गए होंगे, औजार बनाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, आपस में ही लड़ गए होंगे, तो ये आग जलाना सीख गए। आग के जो प्राचीनतम प्रमाण में मिलते हैं चीन के चाइजू गोजियन गुफा से मिलते हैं हमें, ठीक है। जीवन जो था उस समय का कैसा था, अस्थिर था, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं था, एक जगह से दूसरी ओर लोग जीवन के लिए संघर्ष करते थे। मानव जो था खानाबदोश था। अब खानाबदोश क्या होता है, खानाबदोश ये होता है खाने की तलाश में दर दर भटकना, एक जगह से दूसरी जगह। अभी आपने देखा था अफ्रीका से हिंद महासागर, चाइना, जर्मनी और पामीर के पठार तक मानव इधर से उधर घूम रहा था। क्यों घूम रहा था, खाने की तलाश में, क्योंकि मानव जो था खानाबदोश था। चित्रकारी शुरू की गई थी, चित्रकारी शुरू की गई थी। क्या किया होगा इन लोगों ने, खाली बैठे होंगे तो कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची होंगी, कुछ भी किया होगा, चित्रकारी के इन्होंने शुरुआत कर दी थी उसी समय से। चित्रकारी के जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ से मिलते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और रहने वाला है, भीमबेटका की जो गुफाएं वो कहाँ हैं। नहीं, ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये तो सल्यूशन है, पहले से ही लिखा रखा है इसमें। तो जो चित्रकारी के हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका की गुफाएं से मिलते हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो 1857-58 में बाडमकर ने इनकी बाडकर ने इसकी खोज की थी। कहाँ है भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। यहाँ पर शैल चित्रकारी देखने को मिलती है, लाल हरे रंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। भीमबेटका की गुफाओं को महाभारत कालीन गुफाएं कहते हैं। ये यूनेस्को में भी हमारी विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई हैं 2003 में। भीमबेटका की गुफाएं आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था, तीर कमान का प्रयोग होने लगा था। मानव अब तीर कमान प्रयोग करके दूर से ही शिकार करने में सक्षम हो गया था। दूर से शिकार इसने क्यों किया होगा, क्योंकि पत्थर से इतनी दूर से ये भारी पत्थर फेंकते होंगे। पहले बड़े जो थे पत्थर के औजार पुरापाषाण काल में प्रयोग हुआ करते थे। मध्यपाषाण काल में इसने सोचा होगा, जब इसने बड़े पत्थर से प्रयोग किया होगा तो इतने दूर से तो मार नहीं लेंगे, बड़ा पत्थर ज़्यादा दूर जाएगा ही नहीं फेंकने से, तो पास से इन्होंने शिकार किया होगा। कभी शेर के आगे आ गए होंगे तो उसने इन्हें खा भी लिया होगा, इस वजह से इन्होंने सोचा होगा कि हम दूर से ट्राई करें। तो ऐसे ही करते करते इन्होंने तीर कमान भी विकसित कर ली। और जो मध्यपाषाण काल में औजारों का जो साइज़ था वो पुरापाषाण काल से थोड़ा छोटा हो गया था। अभी नवपाषाण काल में देखेंगे हम तो बहुत माइक्रोलिथ टाइप औजार होने लगेंगे, पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार जो थे उनका प्रयोग होने लगेगा। इसमें शिकार का इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया था। चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, बियोनिक ऐसी तकनीक का इसने प्रयोग कर लिया था। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं साक्ष्य, आदमगढ़ से हमें प्राप्त होते हैं जो एमपी में। और जो पालतू पशु के साक्ष्य हमें, पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ एमपी से प्राप्त होती है। और जो पालतू पशु के होते हैं वो बाजौर राजस्थान से हमें प्राप्त होते हैं साक्ष्य। मनुष्य ने इस समय में बर्तन बनाना सीख लिया था, मिट्टी के बर्तन बनाना इसे आता था। और इसके जो हमें साक्ष्य मिले वो यूपी के इलाहाबाद से मिले हैं, जो आधुनिक टाइम का प्रयागराज हो चुका है। मध्यपाषाण काल के हम कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें तो जो प्रमुख था वो था
संगन कुल्लू, यहाँ से हमें राग का टीला मिला है। जनहल्ली, कुचाई जो उड़ीसा में है। ये कुछ मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। अब थोड़ा और जानते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल में ही जो था शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी। दमदमा जो यूपी में है, इसमें एक ही कब्र से 3 समाधि मिली हैं। 3 समाधि एक ही कब्र से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कब्र से 3 समाधि कहाँ मिली हैं? तो दमदमा यूपी में मिली हैं। लेखरिया जो मिर्ज़ापुर यूपी में, इसमें 17 नरकंकाल हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। लंकनाच जो गुजरात में है, इसमें पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य में मिले हैं। और महदहा या महागढ़ा भी बोलते हैं इसे, महागढ़ा नहीं सॉरी महदहा ही इसे बोलेंगे, यूपी में है। इससे हमें युगल समाधि मिली है। युगल समाधि पूछेगा तो महदहा, और अगर एक कब्र से 3 समाधि तो दमदमा, ये बोलेंगे हम। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। कृषि के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़, कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य की बात करें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। नवपाषाण काल में मनुष्य ने जो था पहिए का आविष्कार कर लिया था। बहुत सारी चीज़ें ढोने में पहिए का उपयोग करने लगे ये लोग। इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पुरापाषाण काल में बहुत बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, उसके बाद छोटे पत्थर हो गए। अब नवपाषाण काल में और भी छोटे हो गए थे, बहुत ही छोटे और नुकीले पत्थरों का इसने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। शिल्प का प्रयोग करने लगे थे ये। धान की खेती के प्रमाण हमें महदहा से मिले हैं, धान भी करते थे इस समय। और जो मनुष्य द्वारा पहली फसल जो उगाई गई थी वो थी जौ, उसके बाद गेहूँ, धान, ऐसे कर करके इन्हें 9-10 फसलों का ज्ञान हो गया था। आगे देखते हैं, थोड़ा जानते हैं ताम्रपाषाण काल के बाद। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ताम्रपाषाण काल की बात करें, एक सेकंड, ये शायद कोई प्रॉब्लम आ गई। ताम्रपाषाण काल के बारे में जानते हैं। इस युग में जो लोग थे अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, क्योंकि इस ताम्रपाषाण काल में तांबे का ज्ञान हो गया था, इसी वजह से इसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा है। इसमें पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। मानव द्वारा प्रयुक्त की पहली धातु तांबा ही थी। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो जानते हैं। बनास संस्कृति थी जो राजस्थान में है। कायथा संस्कृति थी एमपी में है। मालवा संस्कृति थी, नवददोली एमपी में है ये। जोरबे संस्कृति की बात करें तो दाइमाबाद और इनाम गाँव जो कि महाराष्ट्र में है, ये यहाँ से कुछ संस्कृतियाँ इनकी प्राप्त होती हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। कल से हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद हम वैदिक देखने वाले हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत ही जल्दी हम अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी। अगर कुछ चेंजेस करने हो तो बता दीजिए, क्योंकि देखिए गलती इंसान से ही होती है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।